नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। शासन ने उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस व समकक्ष पदों की कुल 4,534 रिक्तियों के तहत होने वाली भर्ती में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट प्रदान करने का बड़ा फैसला किया है। ये लाभ सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को मिलेगा और गृह विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा नियमावली 1992 के तहत विशेष परिस्थितियों को देखते हुए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस व समकक्ष पदों को भरने के लिए सभी वर्गों को अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना काल होने व कई वर्षों से उप निरीक्षक की भर्ती न निकलने के दृष्टिगत पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान किए जाने की मांग कर रहे थे। आरक्षित नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद जब दोबारा परीक्षा कराई गई थी तब भी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई थी। आगरा में थाना सिकंदरा क्षेत्र के गांव नगलत नाथू में यमुना में डूबकर 3 सगी बहनों सहित 6 किशोरियों की मौत हो गई। 3 सगी बहनें अपने हम उम्र मौसी मौसेरी बहन और चचेरे भाई बहनों के साथ नहाने गई थी और इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ये किशोरियां यमुना में मौत के गड्ढों में फंस गई जिसकी वजह से जान चली गई। वहीं 6 किशोरियों की मौत से गाँव में हाहाकार मच गया। सिकंदरा में कैलाश घाट, रुनकता में शनिदेव मंदिर घाट, ककरेटा और बाईपुर में लोग नहाने के लिए जाते हैं। सिकंदरा, ट्रांस यमुना और एतमादौला क्षेत्र में डूबने की घटनाएं सबसे अधिक सामने आती हैं। इन स्थानों पर यमुना अधिक गहरी है और सिकंदरा के नगला थाना नाथू में हादसे के बाद लोगों ने आरोप लगाया कि यमुना खनन की वजह से कई जगह पर गड्ढे हैं। इसमें नहाने जाने वाले लोगों को अंदाजा नहीं रहता है जिससे हादसे हो जाते हैं। अधिकारी भी विशेष आयोजनों पर भी घाटों की रस्सी और बदली लगाकर सुरक्षा का इंतजाम करते हैं। गांवों के बीच से निकलने वाली यमुना की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। गंगा दशहरा पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को बिना सुरक्षा इंतजाम यमुना में नहाने के लिए नहीं भेजें। अगर तैरना नहीं आता तो नदी में नहीं जाएं। कई बार लोगों को गहराई का अंदाजा नहीं होता है, इससे हादसे हो जाते हैं। देखिए, आज सूचना मिली थी कि ये स्वामी गांव में 6 बच्चियां स्नान करने आई हुई थी और ये काफी अंदर चली गई थी यमुना में और फिर फिसलने से इनकी डूबने से मौत हुई। इसमें 4 बच्चियों के मरने की पुष्टि हुई है। 2 की हालत सीरियस है जिन्हें रेफर किया गया है और तत्काल ही सारी चीजें एम्बुलेंस सब आ गई थी। और ये वजह जो पास के गांव वाले हैं जिससे बातचीत हुई उनका कहना है कि नहाते नहाते काफी अंदर चली गई और फिर गहराई में इनके पैर फिसल गए जहां से इनकी डेथ हो गई थी। राष्ट्रद्रोह वाद में कंगना रनौत को फिर से नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में अब 30 जून को सुनवाई होगी। भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ अधिवक्ता ने राष्ट्रद्रोह वाद दायर किया था। एमपी एमएलए कोर्ट अनुज कुमार सिंह 6 मई को खारिज कर दिया था और वादी अधिवक्ता ने सत्र न्यायालय में रिवीजन किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने फिर से कंगना को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। अब 30 जून को अगली सुनवाई होगी। राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ वकील रमाशंकर शर्मा ने किसानों पर अभद्र टिप्पणी और स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान का आरोप लगाकर 11 सितंबर 2024 को कंगना रनौत के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया था और कोर्ट ने कंगना रनौत को पक्ष रखने के लिए हिमाचल प्रदेश सहित कुल्लू, मनाली और दिल्ली के पते पर 3 नोटिस भेजे थे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने वाद खारिज कर दिया था। कहा था कि वादी अधिवक्ता के परिवार से किसानों के धरने में कोई मौजूद नहीं था। वाद प्रस्तुत करने से पहले भी राज्य सरकार जिलाधिकारी से अनुमति नहीं ली थी। अगली सुनवाई अब 30 जून को होगी। हरदोई जिले के माधोगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर चोगवा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब स्कूल में डाली गई मिट्टी में एक हैंड ग्रेनेड देखा गया। स्कूल के बाहर कुछ बच्चे हैंड ग्रेनेड से खेलते नजर आए जिससे हड़कंप मच गया। विद्यालय के प्रबंधक विजेंद्र सिंह ने देखा तो बच्चों को वहां से हटा दिया गया और फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। जानकारी पर सीओ बिलग्राम मौके पर पहुंचे। प्राथमिक जांच में पता चला कि हैंड ग्रेनेड लंबे समय से मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। बम डिस्पोजल स्क्वाड लखनऊ से बुलाया गया। फतेहपुर चोगवा में सीपीयू बीएस हायर सेकेंडरी स्कूल का निर्माण चल रहा है और सुबह लगभग 8 बजे जब गांव के ही कुछ बच्चे स्कूल के सामने मैदान में हैंड ग्रेनेड से खेल रहे थे, विद्यालय के प्रबंधक विजेंद्र सिंह ने देखा तो बच्चों को वहां से फौरन हटाया गया और गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। मौके पर पहुंची बम डिस्पोजल टीम ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने क्षेत्र को सील कर दिया है। वहीं स्कूल में बम मिलने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया है।
आगरा के इरादत नगर में एक सर्राफ ने अपनी पत्नी कृष्णा वर्मा की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी और अपनी 12 वर्षीय बेटी लाडो को जहर दे दिया। दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी लक्ष्मीकांत वर्मा मौके से फरार हो गया। उत्तर प्रदेश आगरा के थाना इरादत नगर में डबल मर्डर को अंजाम दिया गया। कस्बे में रहने वाले सर्राफ ने अपनी पत्नी कृष्णा वर्मा की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी और इसके अलावा उसने अपनी बेटी लाडो को जहर खिला दिया। दोनों की हत्या करने के बाद सर्राफ घर से फरार हो गया। पड़ोसी जब सर्राफ के घर पर पहुंचा तो दोनों के शव देखकर उसकी चीख निकल गई। उसने लोगों को शोर मचाकर बुला लिया। पुलिस को मौके से खून से सनी ईंट भी मिली है। पुलिस सर्राफ की तलाश में जुटी हुई है। वहीं बाइक लेकर वह फरार हो गया। लक्ष्मीकांत वर्मा ने 15 साल पहले शाहगंज के कृष्णा से प्रेम विवाह किया था। लक्ष्मीकांत के 2 बेटे और 1 बेटी थी। पुलिस के अनुसार रात को लक्ष्मीकांत और कृष्णा का विवाद हुआ था और इसके बाद लक्ष्मीकांत ने कृष्णा के सिर पर ईंट से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी थी और बेटी को जहरीला पदार्थ खिला दिया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि बेटी लाडो के मुंह से झाग निकल रही थी। लक्ष्मी के 2 दूसरे बच्चे 14 साल का जतिन और 7 साल का आयुष कुछ दिन पहले ही अपने मामा के घर गए हुए थे। लक्ष्मीकांत के 4 भाई हैं। पुलिस पड़ताल में पता चला कि लक्ष्मीकांत सुबह बाइक लेकर घर से निकल गया था। उसने हत्या से पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी। हत्या से पहले ही उसने सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए थे। वह मकान के ग्राउंड फ्लोर पर सोने चांदी के आभूषणों की दुकान चलाता था। प्रथम तल पर उसका परिवार रहता था और घर और दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं लेकिन वे बंद थे। पुलिस ने उसकी रिकॉर्डिंग चेक की तो रिकॉर्डिंग नहीं थी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आज दिनांक 3 जून को थाना इरादत नगर पर करीब 12 बजे एक सूचना मिली कि गांव बिटला के एक घर पर एक महिला जिसके चेहरे पर चोटों के निशान संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ी हुई। इस सूचना पर थाना पुलिस मौके पर गई। मौके पर जाकर देखा तो पता चला कि वहां पे एक महिला तथा जिसके चेहरे पर चोटों के निशान थे और गंभीर चोटों के निशान थे तथा उसकी लड़की जिसकी उम्र 12-13 साल रही होगी उसके मुंह से झाग आ रहा था। इसको देखते हुए तत्काल ही पुलिस द्वारा गांव वालों के सहयोग से उस महिला तथा उसकी लड़की को अस्पताल जो है भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित किया। आसपास से घटना के संबंध में जानकारी करने पर पता चला कि रात्रि में महिला का पति और महिला की जो पुत्री है वही तीनों लोग वहां घर पर मौजूद थे तथा सुबह जो है महिला का जो पति है वो सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर अपनी बाइक से घर से सुबह निकल गया। यूपी विशेषकर पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के लोगों का मुंबई जाने का सफर आसान होने वाला है। रेलवे वर्ष 2025-26 में देश भर में 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का संचालन शुरू करेगा। पिछले साल बरेली मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर के संचालन को हरी झंडी मिलने के बाद सर्वे रूट भी पूरा हो चुका है। इस ट्रेन की समय सारणी जारी होने का इंतजार है। रेलवे अब लखनऊ मुंबई के बीच बरेली होते हुए वंदे भारत स्लीपर के संचालन की कवायद में जुट गया है। इस रूट पर भी सर्वे पूरा कर लिया गया है। दोनों ट्रेनों की समय सारणी जून के अंत तक जारी होने की उम्मीद है। लखनऊ मुंबई के बीच ज्यादा स्टेशन है और यात्री भी ज्यादा मिलेंगे। अधिकारियों का कहना है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली कोचिंग यार्ड में वंदे भारत स्लीपर का एक और रैंक जून के दूसरे सप्ताह तक पहुंच जाएगा। रेलवे बोर्ड की हरी झंडी मिलने के बाद ट्रेन की समय सारणी जारी कर दी जाएगी। वंदे भारत स्लीपर का संचालन शुरू होने के बाद सफर आरामदायक होगा और कंफर्म टिकट के लिए मारामारी भी कम होगी। सप्ताह में एक दिन चलने वाली लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस पर यात्रियों का दबाव भी कम होगा। बरेली मुंबई वंदे भारत स्लीपर का संचालन प्रस्तावित है। रूट सर्वे कर लिया गया है। रेलवे बोर्ड की स्वीकृति के बाद अब समय सारणी जारी करने का इंतजार है। उत्तर रेलवे को वंदे भारत स्लीपर की एक रैंक पहले ही मिल चुकी है। सीतापुर जिले की थाना लहरपुर पुलिस टीम ने बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। लहरपुर थाने पुलिस की टीम ने वाहनों की चेकिंग के दौरान 2 बाइक पर सवार 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में इन बदमाशों ने बाइक चोरी करने का बात का खुलासा किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाश जमी अहमद पुत्र नबी अहमद निवासी हाजीपुर थाना नीमगांव जनपद खीरी, निशान पुत्र सबीउल्लाह निवासी गोराम नीमगांव थाना नीमगांव जनपद खीरी और जुबेर खां पुत्र सफी अहमद निवासी हरिदासपुर थाना खीरी जनपद लखीमपुरी के हैं। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने नवीन नगर की झाड़ियों में छिपाई गई चोरी की 7 अन्य बाइक भी बरामद कर ली हैं। इस तरह से बरामद कुल बाइकों की संख्या अब 9 हो गई है।
कांग्रेस पार्टी ने यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अपने चुनावी जमीन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है, जिसको लेकर कांग्रेस नेतृत्व ने बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत करने का कार्य शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिला स्तरीय कार्यक्रमों के साथ साथ बैठक का आयोजन कर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से जोश भरने का काम करते नजर आ रहे हैं। इसी के चलते जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर स्थित कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष अमृत सिंह गौर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला कोऑर्डिनेटर योगेंद्र सिंह ने शिरकत की। बैठक में जहां पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अहम जानकारी दी गई, साथ ही कांग्रेस के होने वाले आगामी कार्यक्रमों की भी जानकारी दी गई। साथ ही कार्यक्रम के आयोजन और जन जन तक पार्टी की नीतियों की जानकारी देने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आज की जो बैठक कानपुर देहात का अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो मुख्य उद्देश्य जो कांग्रेस का 100 दिन का संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, उसके 3 तारीख तक अध्यक्ष जी को बताए हुए कार्यों का जिला कमेटी कार्यालय की कार्यालय सचिव और जो भी कार्यक्रम प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा अध्यक्ष जी को बताया गया, उसकी समीक्षा बैठक आज हम लोगों ने की है। इसी के साथ हमारे जिले के जो भी पीसीसी AICC सभी लोगों के साथ समन्वय आपस में स्थापित हो और जिला कांग्रेस कमेटी मजबूती के साथ आने वाले पंचायत चुनाव के लिए तैयार हो और हम पंचायत चुनाव और 2027 में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिलाध्यक्ष जी के साथ आज बैठक और जिला कमेटी और कानपुर देहात के हमारे सभी सम्मानित नेताओं के साथ बैठक। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।